Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor शहबाज अली. Dear students, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आज हम डिस्कस करेंगे. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आइसोटोप्स पढ़े थे और ब्रिजिंग भी उसी बारे में है. आज का जो हमारा टारगेट है, लर्निंग आउटकम्स हैं, स्टेट दैट रेडियो एक्टिविटी कैन चेंज द प्रोटॉन नंबर एंड ऑल्टर एन एटम आइडेंटिटी. And second SLO is state that isotopes can exhibit radioactivity, यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आइसोटोप्स देखे थे वो रेडियो एक्टिविटी करते हैं. क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी समझने से पहले हमें एक सिमुलेशन पे जाना है, उससे बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा. स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं आपके सामने एक एटम बिल्ड करता हूं लाइक कार्बन, एंड वी ऑल नो दैट कार्बन हैव 6 प्रोटॉन, बट उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो हमें न्यूट्रॉन प्लेस करने पड़ेंगे, न्यूट्रल बॉडीज प्लेस करनी पड़ेंगी. कितनी? अभी तक तो मैं 3 न्यूट्रॉन प्लेस कर चुका हूं, 4, 5. अभी भी कार्बन का न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो 6 न्यूट्रॉन प्लेस करने पर कार्बन का न्यूक्लियस स्टेबल हो चुका है. सिमिलरली मैं ओवरऑल एटम को न्यूट्रल करने के लिए उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी प्लेस कर देता हूं. अब ये कार्बन 12, जिसे हम कार्बन 12 कहते हैं, जिसमें 6 प्रोटॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन है और उसका एटॉमिक मास 12 है, ये स्टेबल आइसोटोप है. सिमिलरली अगर एक न्यूट्रॉन और प्लेस करता हूं तो भी कार्बन 13, जिसमें 6 प्रोटॉन हैं, 7 न्यूट्रॉन है, ये भी स्टेबल है. बट अगर मैं इसमें एक न्यूट्रॉन और ऐड कर दूं, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर दूं, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा. अब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा और ये अपने आप को रीस्टेबल करने के लिए इस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा. अब इस प्रोसेस में रेडिएशंस भी निकलेंगी. तो दैट्स व्हाई ये जो कार्बन 14 आइसोटोप है, ये अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में लेके आने के लिए रेडिएशंस रिलीज करेगा. दैट्स व्हाई कार्बन 14 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप. जो दूसरे कार्बन के 2 आइसोटोप थे वो रेडियो एक्टिव नहीं थे, वो स्टेबल थे. चलिए देखते हैं ये किस तरह की रेडिएशंस होती हैं. स्लाइड पे मैं आपको एक चीज पहले समझा देता हूं, फिर मैं आपको सिमुलेशन पे लेके जाऊंगा. माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे कि न्यूट्रॉन जब अपने आप को एक्सपेल करता है न्यूक्लियस से बाहर, तो वो ब्रेक होता है पहले प्रोटॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर और प्लस कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी के अंदर. तो इट्स मीन कि जब न्यूट्रॉन, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जिसकी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल था, जब वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन डिके होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन के अंदर, जो कि न्यूक्लियस में स्टे करेगा, जिससे प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन और एनर्जी जो है ये न्यूक्लियस से बाहर आएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. चलिए सिमुलेशन पे देखते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, तो सिमुलेशन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से रेडिएशंस न्यूक्लियस में से एमिट होती हैं. तो मान लीजिएगा मैं जो बड़ी 2 बेसिक टाइप्स हैं रेडिएशंस की, उनमें से मैं बीटा डिके को पहले डिस्कस करता हूं. और इसमें वही मैंने कार्बन 14 लिया जो कि अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है. अब होगा क्या, आप इस कार्बन 14 का न्यूक्लियस ऊपर आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है, जिसमें पर्पल कलर जो है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट कलर न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है इसके अंदर, और याद रखिएगा इसमें जो ब्लू कलर है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. रेड पॉजिट्रॉन, इस बारे में शायद आपने नहीं पढ़ा लेकिन ये भी एक पार्टिकल होता है. एंड गैमा रेडिएशंस, ये एक एनर्जी की टाइप है. तो गौर कीजिएगा, आपने नोटिस करना है इस व्हाइट न्यूट्रॉन के अंदर जो कि अनस्टेबिलिटी की वजह है. देखते हैं कि ये किस तरह से न्यूक्लियस से बाहर आता है. तो गौर कीजिएगा, एक तो ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन के अंदर, साथ में इसने क्या इलेक्ट्रॉन दिया और साथ में गैमा एनर्जी दी.
तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब इसमें न्यूट्रॉन टूटा तो एक प्रोटॉन ऐड हो गया, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर 6 से 7 में चेंज हो गया। अब एटॉमिक नंबर 6 से 7 में चेंज हो गया। अब ऑब्वियसली जब एटॉमिक नंबर चेंज होगा प्रोटॉन की वजह से, तो एटम की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। कार्बन जो है वो नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा। सवाल है ऊपर वाला 14 नहीं चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन निकला, उसकी जगह प्रोटॉन आ गया। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 7, क्योंकि एक तो निकल गया, और प्रोटॉन 6 से बढ़कर 7 हो गए, तो 7 और 7 कितने हो गए? 14। सो रेडियो एक्टिविटी की वजह से एटम की आइडेंटिटी ही चेंज हो गई, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की वजह से प्रोटॉन नंबर चेंज होता है। इस केस में प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर बढ़ गया, और ऐसी रेडियो एक्टिविटी जिसमें प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है हम उसको बीटा डिके कहते हैं, क्योंकि इसमें से जो रेडिएशंस निकली हैं उन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इन्हें बीटा रेडिएशंस भी कहते हैं। बाय द वे किताब में इसका नाम नहीं है, किताब में तो सिंपल इसको एनर्जी का नाम दिया हुआ है, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली मैं यहां पर एक केस और डिस्कस करता हूं अल्फा डिके का। गौर कीजिएगा, बीटा डिके कब होती है? जब न्यूक्लियस छोटा हो। और अल्फा डिके यानी ये भी एक रेडियो एक्टिविटी का ही प्रोसेस है। अल्फा डिके ये कब होती है? जब न्यूक्लियस हैवी होते हैं, बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं। अब इस बड़े न्यूक्लियस को अपने आप को छोटा करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, तो ये बड़े पार्टिकल्स निकालेगा। देखते हैं क्या निकालता है। गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखिएगा। ये देखें, 2 ब्लू और 2 व्हाइट, इसका मतलब 2 प्रोटॉन निकले हैं और 2 न्यूट्रॉन निकले हैं। अब जिसकी वजह से होगा क्या? यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 था और मास नंबर 238 था, ऑब्वियसली 2 प्रोटॉन निकलने की वजह से ये 92 किस में चेंज हो जाएगा? 90 में। एरो यहां पे लेके, ये 92 किस में चेंज हो जाएगा? 90 में, क्योंकि 2, बस स्टिल करें एरो, क्योंकि 2 प्रोटॉन निकल गए। इसी तरह 238 234 में चेंज होगा ऊपर, यानी मास नंबर। क्यों? क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलने से 4 नंबर्स डाउन होंगे, यानी 4 स्टेप डाउन करेंगे नंबर्स। सो 238 से 234 में जाने का मतलब है कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और नीचे वाला नंबर खाली प्रोटॉन को शो करता है। इस केस में एटॉमिक नंबर कम हुआ है। बीटा डिके में एटॉमिक नंबर बढ़ गया था, इस केस में एटॉमिक नंबर कम हुआ है। तो ये 2 मेन रेडियो एक्टिविटी डिकेज हैं, जिनकी वजह से एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को क्या करता है? स्टेबल करता है, अपने अंदर से क्या निकालकर? कुछ एक्स्ट्रा, या यू कैन से डैट के पार्टिकल्स निकालता है, जिसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी अचीव होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, गैमा डिके आपने नोट किया, इवन के जब अल्फा डिके भी, गैमा रेडिएशंस को जब आपने देखा, जब अल्फा डिके भी हुआ था, तो आपने गौर किया, ये देखिए जरा, यानी कि गैमा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अल्फा डिके में भी निकलता है, और जब बीटा डिके हुआ था तो जरा गौर कीजिएगा, तो तब भी गैमा एनर्जी की शक्ल में, यानी कि गैमा रेडिएशंस तो निकल लेंगी जब अल्फा डिके भी होगा और बीटा डिके भी होगा। फर्क कितना है कि अल्फा डिके के अंदर और बीटा डिके के अंदर, बीटा डिके के अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है और अल्फा डिके के अंदर एटॉमिक नंबर कम हो जाता है। चलिए मूव करते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। सो वी कैन से दैट आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली आइसोटोप्स का मास चेंज होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मास। Some isotopes have unstable nuclei that release excess energy as radiation. Excess energy as radiation. That might be alpha decay, that might be beta decay. Beta decay carries negative charge, alpha decay carries positive charge. Gamma radiations neutral होती हैं. The emission of radiations is called radioactivity. अब radioactive isotopes क्या होते हैं? आइसोटोप्स दैट एमिट रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। उसमें हमने मिसाल दी हाइड्रोजन के केस में। माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, दोनों स्टेबल हैं।
तीसरा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सिमुलेशन खोलिए, बिल्ड एन एटम। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम हाइड्रोजन का भी केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रोटॉन ऐड किया हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बैलेंस चार्ज हमने कर दिया न्यूट्रल। अगर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है तो हाइड्रोजन स्टेबल है। ये हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप है जिसका मास नंबर क्या है, 1। अगर एक न्यूट्रॉन ऐड भी कर दूंगा तो ये हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है, वो भी स्टेबल है। और हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप है जिसमें 2 न्यूट्रॉन होंगे और जिसका मास नंबर 3 होगा, वो स्टेबल नहीं है बल्कि वो क्या है, अनस्टेबल है। तो यही चीज हमारी किताब में भी मेंशन की गई है कि ट्रिटियम हाइड्रोजन जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। अदर हाइड्रोजन आइसोटोप्स आर स्टेबल एंड डू नॉट एमिट रेडिएशन। जी डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज, कभी कभार ऐसा भी होता है कि सम टाइम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप अपने आप को स्टेबल करता है। जैसे अभी आपको मैंने जो सिमुलेशन में दिखाया, यूरेनियम ने अपने आप को थोरियम में चेंज किया, 238 ने अपने आप को 234 में चेंज किया, 92 ने अपने आप को 90 में चेंज किया, साथ में एनर्जी भी रिलीज की और इस दौरान साथ में अल्फा पार्टिकल्स भी रिलीज किए। बट थोरियम भी अभी भी स्टेबल नहीं होता। फर्दर वो स्टेबल होने के लिए अपने आप को डिसइंटीग्रेट करता है। यानी कि ये जरूरी नहीं कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप अपने अंदर से रेडिएशंस निकालने के बाद स्टेबल हो जाए, वो दोबारा से ये प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो फर्स्ट स्टेप पे प्रोडक्ट बना है वो अभी भी अनस्टेबल हो, तो वो फर्दर फिर अपने आप को प्रोसीड करता है, फर्दर रेडिएशंस रिलीज करता है। जैसे थोरियम ने प्रोटेक्टेनियम के अंदर अपने आप को चेंज किया और फर्दर एनर्जी को रिलीज किया। इसी तरह बिस्मथ ने अपने आप को थेलियम में चेंज किया, 83 81 में चेंज हुआ। इट्स मीन कि 83 81 में चेंज हुआ है कि एटॉमिक नंबर डाउन हुआ है, अल्फा डिके हुई है यहां पर भी, और यहां पर भी एनर्जी रिलीज हुई है। तो वी कैन से डैट कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से प्रोटॉन नंबर या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है, इसलिए चेंज तो आएगा, इसलिए एटम की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी। आई होप कि इस लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में बता दिया। अब फॉर्मेटिव चेक और जो थ्राइव है क्लास में आप परफॉर्म करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।